कोई किसी अनजान और बहुत ही भीड़-भाड़ वाले बाजार से गुजर रहा है और अचानक हवा के एक झोंके के साथ ना नाक में खास परफ्यूम की महक आती है। और उसके बाद जो होता है वो बड़ा अजीब है। बिल्कुल। मतलब आसपास किसी को देखा नहीं है, सामने कोई खतरा भी नहीं है, लेकिन अचानक से धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों पर पसीना आ जाता है और दिमाग में ना एक घबराहट सी दौड़ जाती है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। वही तो। ऐसा क्यों होता है? मतलब महज एक खुशबू ने, एक परफ्यूम ने किसी के शरीर के पूरे सिस्टम को बिना उसकी इजाज़त के हाईजैक कैसे कर लिया? ये एक बहुत ही शानदार और सटीक सवाल है। और सच कहूँ तो ये जो हाईजैक है ना, ये असल में हमारे दिमाग का एक बहुत ही जटिल और पुराना प्रोग्राम है। अच्छा, एक प्रोग्राम। हाँ, हम अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि हमारे जो फैसले हैं, हमारी भावनाएं या हमारी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से हमारे ही कंट्रोल में है। पर सच तो ये है कि हमारे व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक अदृश्य कोड चलाता है। एक अदृश्य कोड, जिसे हमारा दिमाग लगातार मतलब हर सेकंड लिख रहा होता है ना? एग्जैक्टली, हर एक सेकंड। तो आज के इस गहन विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में, हम इसी अदृश्य कोड को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस के कुछ बेहतरीन एकेडमिक रिसर्च और नोट्स हैं। और इनके ज़रिए हम ये समझेंगे कि लर्निंग या सीखना असल में है क्या। बिल्कुल। और हम यहाँ सिर्फ स्कूल में रट्टा मारने वाली लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, स्कूल वाली पढ़ाई नहीं। हम बात कर रहे हैं क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग की। वही, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अनजाने में पनपने वाले डर से लेकर हमारी रोजमर्रा की नई आदतें तक आकार लेती हैं। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। ज़रूर। इस पूरी चर्चा का आधार ही ये है कि इंसान और जानवर अपने माहौल यानी एनवायरनमेंट के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं। हम्म। मतलब जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमें सांस लेना, खांसना या तेज रोशनी पड़ने पर पलक के झपकना आता है। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट आता है। वही, ये हमारे बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है जो हमें जन्म से मिले हैं। लेकिन जब हाँ उसी तेज रोशनी वाले कमरे में स्विच बोर्ड ढूंढना सीखते हैं, तो वो हमारी सीखी हुई प्रतिक्रिया है। राइट। साइकोलॉजी की दुनिया में इस अंतर को समझना ही हमारे व्यवहार को समझने की पहली सीढ़ी है। तो चलिए इस पहली सीढ़ी पर थोड़ा ठहरते हैं। विज्ञान की नज़र में ये सीखने की यानी लर्निंग की असल परिभाषा क्या है? परिभाषा थोड़ी टेक्निकल लग सकती है। क्योंकि अगर डिक्शनरी में देखें तो सीखना एक बहुत ही नॉर्मल सा शब्द लगता है, हम्म। लेकिन साइंटिफिक नज़रिए से जी, ये सिर्फ कोई जानकारी याद कर लेना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसे अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में आने वाला एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज कहा गया है, यानी अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव। अच्छा, ये स्थायी बदलाव वाले हिस्से पे मुझे थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। मतलब परमानेंट चेंज कैसे? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई कुछ सीखता है ना, तो वो उसके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क में प्रैक्टिकली दर्ज हो जाता है। ओह, फिजिकली स्टोर हो जाता है। हाँ, वो हमारे दिमाग की मेमोरी वाले हिस्से में स्टोर हो जाता है। अगर कोई चीज़ मेमोरी का हिस्सा नहीं बनी है, तो इसका मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया असल में हुई ही नहीं। राइट, वरना तो हम भूल जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि किसी ने आज कुछ सीखा और कल वो जादू से पूरी तरह गायब हो गया। वो ज्ञान या प्रतिक्रिया दिमाग के किसी कोने में मौजूद रहती है, भले ही सचेत रूप से यानी कॉन्शियसली याद ना हो। यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बड़ी दिलचस्प तुलना आ रही है। हम्म। मान लीजिए एक छोटा बच्चा बड़ा होकर पहली बार चलना शुरू करता है। हम्म। अब उसके शरीर का विकास हो रहा है, मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। तो क्या इसे सीखना कहेंगे? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये तो शरीर का हार्डवेयर अपग्रेड है, जिसे हम मैचुरेशन या परिपक्वता कहते हैं। लेकिन जब वही बच्चा अपने जूतों के फीते बांधना सीखता है, हम्म। तो वो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, जिसे हम लर्निंग कहेंगे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? हाँ हाँ, आपका ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है। हर बदलाव लर्निंग नहीं होता। वही ना, मैं भी यही सोच रहा था, नहीं लेनी पड़ती। बिल्कुल, इसके लिए किसी बाहरी अभ्यास की जरूरत नहीं होती। ये समय के साथ अपने आप होता है। लेकिन फीते बांधना या आग से दूर रहना, ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्शन का नतीजा है। सीखने के लिए अनुभव सबसे बड़ी कुंजी है। अनुभव, मतलब जो दुनिया हमारे साथ करती है या जो हम दुनिया में महसूस करते हैं। एकदम सही। हम अपने अनुभवों से ही तो सीखते हैं। और अगर हम इसे एवोल्यूशन के नजरिए से देखें, तो हमारा दिमाग अनुभवों को बहुत ही स्वार्थी मतलब सेल्फिश तरीके से स्टोर करता है। स्वार्थी तरीके से? वो कैसे? देखिए, अगर कोई अनुभव दर्दनाक है ना, तो दिमाग उसे एक सायरन की तरह याद कर लेता है। ओ, ताकि फ्यूचर में उस खतरे से बचा जा सके। एग्जैक्टली। वहीं अगर किसी अनुभव से खुशी मिलती है, तो दिमाग उस पैटर्न को सेव कर लेता है ताकि उसे बार बार दोहराया जा सके।
अच्छा, तो अगर सीखना अनुभवों से होता है, तो मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी इनवॉलंटरी इमोशंस यानी अनैच्छिक भावनाएं, जिन पर हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, क्या उन्हें भी अनुभवों के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है? हम्म मतलब क्या हमारे शरीर के ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स को हैक किया जा सकता है? ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा और गहरा सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। वाकई? हाँ, और यहीं पर क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत सामने आता है, जिसे आइवन पावलोव ने दुनिया के सामने रखा था। वैसे दिलचस्प बात यह है कि पावलोव असल में कोई साइकोलॉजिस्ट थे ही नहीं। अरे, तो वो क्या थे? वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे जो कुत्तों के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्टडी कर रहे थे। अरे हाँ, वो मशहूर प्रयोग। उन्होंने देखा कि जब कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है, तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, बिल्कुल। जिसे उन्होंने अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स कहा था। और भोजन एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस था। इसमें तो कुछ भी अजीब नहीं था, ये तो नेचुरल बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है ना? सही कहा, इसमें कुछ अजीब नहीं था। पर अजीब बात तब शुरू हुई जब पावलोव ने एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि कुत्ते सिर्फ खाना देखकर लार नहीं टपका रहे थे। अच्छा, तो और क्या हो रहा था? जो व्यक्ति उन्हें खाना देने आता था ना, उसके जूतों की आहट सुनकर या यहाँ तक कि सिर्फ खाली बर्तन देखकर भी कुत्तों के मुंह में लार आ रही थी। ओह वाओ! बिना खाने के ही? हाँ, पावलोव समझ गए कि कुत्ते का दिमाग एक न्यूट्रल चीज को, जैसे कदमों की आहट को, खाने के साथ जोड़ रहा है। खाना जो कि सर्वाइवल की जरूरत है। और इसी को साबित करने के लिए उन्होंने वो घंटी वाला एक्सपेरिमेंट किया, राइट? बिल्कुल वही। मतलब पहले घंटी बजाई तो कुत्ते ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने घंटी बजाई और तुरंत खाना दिया। हम्म घंटी बजी, खाना मिला, लार आई, इसे बार-बार दोहराया गया। और एंड में सिर्फ घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। एग्जैक्टली जो घंटी पहले बिल्कुल न्यूट्रल थी, अब वो एक कंडीशन्ड स्टिमुलस बन चुकी थी। पावलोव ने दुनिया को दिखा दिया कि एक पूरी तरह से इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स को एक नई न्यूट्रल चीज के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा। इस प्रयोग में एक बात है जो मुझे हमेशा खटकती है। ऐसी क्या बात है? ये घंटी और खाने के बीच का जो समय है, क्या ये ज़रूरी है कि घंटी बजते ही खाना मिले? मतलब अगर पावलोव घंटी आज बजाते और खाना 2 घंटे बाद देते या कल देते, तो क्या कुत्ता तब भी सीखता? ये बहुत ही शानदार सवाल पूछा आपने और एक बार और इसका जवाब है नहीं, वो नहीं सीखता। अच्छा, पर दिमाग के लिए ये टाइमिंग इतनी अहम क्यों है? इसके पीछे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी काम करती है। हमारे दिमाग को ना दो घटनाओं के बीच कनेक्शन जोड़ने के लिए एक तुरंत का पैटर्न चाहिए होता है। तुरंत का पैटर्न? हाँ, अगर घंटी बजने और खाने मिलने के बीच थोड़ा लंबा समय बीत जाए तो दिमाग ये समझ ही नहीं पाएगा कि इन दोनों के बीच कोई जुड़ाव भी है। इस प्रोसेस को एक्विजिशन कहते हैं। मतलब दिमाग को हिंट चाहिए तुरंत? बिल्कुल, दिमाग हमेशा कॉज और इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव ढूंढता है। सोचिए, जंगल में अगर पत्ते खड़खड़ाते हैं तो शेर तुरंत बाहर आता है। सही बात है। अगर पत्ते सुबह खड़खड़ाएं और शेर शाम को आए तो इंसान का दिमाग उन दोनों को कभी नहीं जोड़ेगा। इसीलिए घंटी खाने से ठीक पहले बजनी ही चाहिए। वही तो। ये तो हो गई कुत्तों और लार की बात। हम्म लेकिन इसका इंसानों से और हमारी उन कॉम्प्लेक्स भावनाओं से क्या लेना देना है? क्या हमारे डर और हमारी खुशियां भी इस तरह प्रोग्राम होती हैं? 100%। और इसे प्रैक्टिकली साबित करने के लिए जॉन बी वॉटसन ने एक बहुत ही मशहूर और थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रयोग किया था, ओह, कौन सा प्रयोग? जिसे लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वॉटसन का मानना था कि इंसान का पूरा व्यवहार सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग का नतीजा है। अच्छा। उन्होंने एक छोटे बच्चे को, जिसका नाम एल्बर्ट था, एक सफेद चूहा दिखाया। शुरू में बच्चा चूहे से बिल्कुल नहीं डरता था, बल्कि वो तो चूहे के साथ आराम से खेल रहा था। तो फिर वॉटसन ने इस क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल करके उस बच्चे के दिमाग को हैक कैसे किया? उसके दिमाग में डर कैसे डाला? वॉटसन ने एक बहुत अजीब तरीका अपनाया। जैसे ही बच्चा उस सफेद चूहे को छूने जाता, वॉटसन बच्चे के ठीक पीछे एक लोहे की रॉड पर जोर से हथौड़ा मारते। बाप रे! हाँ, एक बहुत तेज और डरावनी आवाज होती थी। अब तेज आवाज एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है, जिससे डरना किसी का भी नेचुरल रिफ्लेक्स है। वॉटसन ने इसे कई बार रिपीट किया। हम्म, यानी बच्चा चूहे की तरफ हाथ बढ़ाता, तेज आवाज होती और बच्चा रोने लगता। बिल्कुल वही। और इसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही बार ऐसा करने के बाद
एल्बर्ट सिर्फ उस सफेद चूहे को देखकर ही बुरी तरह रोने और कांपने लगा। जबकि उस वक्त कोई आवाज नहीं की गई। नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं हुई थी। उस बच्चे का डर पूरी तरह से आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कर दिया गया था। माय गॉड, मतलब उसने एक ऐसी चीज से डरना सीख लिया था जो असल में उसके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थी। ये तो काफी डरावना है ना? हम्म। और अगर हम आज की दुनिया में देखें हम्म। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की पूरी इंडस्ट्री हम्म। लगभग इसी क्लासिकल कंडीशनिंग पर चलती है। हाँ, वो तो है। मान लीजिए टीवी पर एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड आता है। हम्म। अब वो ड्रिंक हमारे लिए एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, हम्म। उसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। राइट, वो बस एक मीठा पानी है। एग्जैक्टली लेकिन एड में उसे दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए हम्म। खूबसूरत नज़ारों में या किसी बड़े सुपरस्टार के साथ दिखाया जाता है। ओह, समझ गया। वो सुपरस्टार या वो खुशी का जो माहौल है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है हम्म। जो हमें अंदर से अच्छा महसूस कराता है। तो मतलब बार बार उस कोल्ड ड्रिंक को उस खुशी वाली इमेज के साथ देखकर हमारा दिमाग उस ड्रिंक और खुशी के बीच एक न्यूरल कनेक्शन बना लेता है। बिल्कुल, आप असल में ड्रिंक नहीं खरीद रहे हो। मैं उस एहसास को खरीद रहा हूँ। ये वाकई बहुत पावरफुल है और थोड़ा परेशान करने वाला भी है। बट वेट, उस लिटिल एल्बर्ट वाले प्रयोग में एक और बात थी जो मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत अजीब लगी थी। कौन सी बात? वही कि एल्बर्ट सिर्फ उस सफेद चूहे से नहीं डरा था, बल्कि वो हर उस चीज से डरने लगा था जो सफेद और रोएदार थी। हाँ, ये सच है। मैंने सुना है कि वो एक सफेद खरगोश, रुई के गुच्छे और यहाँ तक कि सांता क्लॉज के मास्क से भी डरने लगा था। मतलब हमारा दिमाग इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो चूहे और सेंटा क्लॉज के मास्क में फर्क ही ना कर पाए? देखिए, दिमाग बेवकूफ नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉशियस यानी अति सावधान है। अच्छा, वो कैसे? साइकोलॉजी में इसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण कहते हैं। इसको ना एवोल्यूशन के नजरिए से सोचिए। अगर प्राचीन काल में किसी इंसान को एक पीले रंग के सांप ने काट लिया तो उसके सर्वाइवल के लिए ये सीखना ज्यादा फायदेमंद है कि सब पीले और रेंगने वाले जीवों से दूर रहो। राइट, हर बार वेट करके चेक थोड़ी करेगा। बिल्कुल, अगर दिमाग हर सांप के लिए अलग एक्सपीरियंस का इंतजार करेगा तो इंसान तो जिंदा ही नहीं बचेगा ना। इसलिए दिमाग मिलती जुलती चीजों पर एक जैसी प्रतिक्रिया देने लगता है। ये एक बहुत जरूरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा, तो ये बेटर सेफ देन सॉरी वाली अप्रोच है। लेकिन अगर जनरलाइजेशन इतना स्ट्रांग है तो इसका उल्टा भी तो होना चाहिए ना, वरना तो इंसान आधी उम्र हर आवाज से डरता रहेगा। हम चीजों के बीच फर्क करना कैसे सीखते हैं फिर? इस फर्क करने को स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव कहते हैं। ओके। ये तब होता है जब दिमाग बहुत बारीकी से पैटर्न्स को समझ लेता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कोई डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठा है। डेंटिस्ट के हाथ में जो ड्रिलिंग मशीन है उसकी एक खास आवाज होती है। उफ, वो आवाज तो सुनकर ही डर लगता है। वही ना। और उस आवाज के साथ दांत में होने वाला दर्द जोड़ा हुआ है, तो अगली बार वो आवाज सुनकर घबराहट होना पक्का है। हाँ, लाजमी है। लेकिन जब कोई घर आता है और रसोई में मिक्सर ग्राइंडर चलता है, उसकी भी तो मोटर की आवाज आती है, पर उस आवाज को सुनकर तो किसी को पसीना नहीं आता। नहीं, क्योंकि वहां कोई दर्द नहीं होता। तो दिमाग सीख चुका है कि डेंटिस्ट की ड्रिल जो कि खतरा है और मिक्सर जो कि सीफ है, उन दोनों की आवाज में क्या फर्क है? एग्जैक्टली दिमाग ने दोनों आवाजों के बीच ये डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना सीख लिया है। बहुत खूब। लेकिन क्या कोई सीखी हुई चीज जैसे कोई फोबिया हो गया या अनजाना डर, उसे वापस मिटाया भी जा सकता है? मतलब क्या अनलर्निंग जैसी कोई चीज होती है? हम्म अगर पावलोव घंटी तो लगातार बजाए लेकिन खाना देना हमेशा के लिए बंद कर दे, तो क्या कुत्ते की लार टपकनी बंद हो जाएगी? हाँ, ऐसा ही होगा। अगर लगातार कंडीशनड स्टिमुलस यानी घंटी मौजूद रहे और उसके बाद खाना यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस ना मिले तो धीरे धीरे वो सीखी हुई प्रक्रिया कम होने लगेगी। ओह, तो दिमाग भूल जाता है? इसे एक्सटिंक्शन या विलुप्ति कहते हैं। दिमाग समझ जाता है कि अब इन दो चीजों का आपस में कोई लेना देना नहीं रहा। अच्छा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल जोसेफ वॉब जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इंसानों के फोबिया दूर करने के लिए किया था। कैसे किया था? जैसे अगर किसी को मकड़ी से बहुत डर लगता है तो उसे एक बहुत सेफ माहौल में पहले मकड़ी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, ओके। फिर थोड़ी दूर से असली मकड़ी दिखाई जाती है, लेकिन उससे कोई खतरा नहीं होता। तो धीरे धीरे दिमाग मकड़ी और खतरे के बीच का जो झूठा कनेक्शन था उसे तोड़ देता है।
लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये कनेक्शन दिमाग से पूरी तरह डिलीट नहीं होता। मतलब स्पॉन्टेनियस रिकवरी नाम की भी कोई टेक्निकल चीज़ होती है ना? बिल्कुल। एक्सटिंक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिमाग उस जुड़ाव को हमेशा के लिए भूल गया है। वो बस एक नए एक्सपीरियंस से उसे दबा देता है। राइट। लेकिन कुछ समय बाद अगर अचानक से वही घंटी फिर से बज जाए, तो कुत्ता फिर से लार टपकाना शुरू कर सकता है। अरे वाह! यानी वो जो सीखी हुई प्रतिक्रिया थी, वो अचानक लौट सकती है। ये साबित करता है कि लर्निंग कितनी गहराई तक हमारे नर्वस सिस्टम में बैठ जाती है। और अगर इस नर्वस सिस्टम और सर्वाइवल की बात करें ना, तो मेरा एक मनपसंद एग्जाम्पल है इस नोट्स में टेस्ट अवर्जन। हाँ, ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। बिल्कुल, ये तो एकदम किसी वीआईपी सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है दिमाग के अंदर। मतलब मान लीजिए किसी ने एक दुकान का बहुत ही स्वादिष्ट समोसा खाया, हम्म। लेकिन कुछ घंटे बाद उसे भयंकर फूड पॉइजनिंग हो गई, उल्टी आने लगी। अब अगली बार जब वो इंसान उस दुकान के बोर्ड को भी देखेगा या उस समोसे की बस महक भी नाक में जाएगी, हम्म। तो दिमाग तुरंत सायरन बजा देगा। बिल्कुल, मतली आने लगेगी उसे। वही, हम्म। वो जीवन भर उस समोसे से नफरत कर बैठेगा। अब यहाँ पैवलोव के कुत्तों की तरह बार-बार घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। दिमाग ने सिर्फ एक बार में ही पूरी कहानी सीख ली। इस फिनोमेनन को ना हम बायोलॉजिकल प्रिपेयरनेस कहते हैं, हाँ, और ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। हाँ, एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम जहरीली या खराब चीजों से एक ही बार में नफरत करना सीख जाएं। क्योंकि अगर हम उसे दूसरी बार चेक करे जाएंगे, तो शायद हम जिंदा ही ना बचें, है ना? एग्जैक्टली। दूसरा चांस मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। नहीं, ये सब तो वाकई बहुत अद्भुत है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी इनवॉलंटरी प्रतिक्रियाओं को, जैसे डर, घबराहट, लार आना या समोसे से नफरत, इन सबको तो बहुत अच्छे से समझाती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे हमारा शरीर बाहरी चीज़ों पर एकदम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। लेकिन हमारी जो रोज़मर्रा की नई आदतें हैं, उनका क्या? नई आदतें मतलब? मतलब हम पूरी तरह से नए काम कैसे सीखते हैं? जैसे कार चलाना, कोई नई भाषा बोलना, या फिर आजकल का सबसे आम काम, सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करना। हाँ, वहाँ रिफ्लेक्स तो काम नहीं आते। वही ना, यहाँ तो कोई पुराना बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स काम नहीं आ रहा। ठीक। यहीं पर आकर क्लासिकल कंडीशनिंग की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस, सामने आ जाती हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग सिर्फ ये बताती है कि पुरानी प्रतिक्रियाओं को नई चीजों से कैसे जोड़ा जाए। राइट। लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं देती कि इंसान पूरी तरह से नए स्किल्स या नई आदतें कैसे हासिल करता है। इस नए पजल को सुलझाने के लिए हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की दुनिया में कदम रखना होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब एनवायरनमेंट पर ऑपरेट करना, यानी अपनी मर्जी से स्वेच्छा से कोई क्रिया करना, है ना? बिल्कुल सही। और इसके जनक E.L. थॉर्नडाइक थे, जिन्होंने बिल्लियों पर एक बहुत ही मजेदार प्रयोग किया था। अच्छा, क्या किया था उन्होंने? उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स के ठीक बाहर खाना रख दिया। बिल्ली तो शांत नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं। बिल्ली स्वाभाविक रूप से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारती रही, पिंजरे को खरोचती रही। जैसे आप साइकोलॉजी में ट्रायल एंड एरर कहते हैं। हाँ, ट्रायल एंड एरर। बिल्ली ने अनजाने में कई तरह की हरकतें की, लेकिन फिर अचानक उसका पंजा बॉक्स के अंदर लगे एक लीवर पर पड़ा और फिर दरवाजा खुल गया होगा। एग्जैक्टली। और उसे बाहर जाकर अपना इनाम यानी खाना मिल गया। तो जब उसी बिल्ली को दोबारा उस पजल बॉक्स में डाला गया होगा, तो क्या हुआ? तो इस बार उसे बाहर निकलने में पहले से थोड़ा कम समय लगा। उसने गैर जरूरी हरकतें थोड़ी कम कर दी। ओह, वो समझ रही थी कि क्या काम नहीं कर रहा। हाँ, और कुछ ही अटेम्प्ट्स के बाद उसने ये पूरी तरह सीख लिया कि सीधा जाना है और लीवर दबाना है। थॉर्नडाइक ने इसे लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम कहा था। प्रभाव का नियम? ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसका सीधा मतलब क्या है? ये नियम बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल है। इसका कहना है कि अगर किसी काम का नतीजा सुखद है, यानी उससे आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो व्यवहार फ्यूचर में मजबूत होगा। राइट। और अगर नतीजा दर्दनाक है, तो वो व्यवहार कमजोर हो जाएगा। बिल्ली ने लीवर दबाया, उसे खाना मिला, नतीजा अच्छा था, इसलिए उसने वो व्यवहार बार बार किया। समझ गया। और इसी काम को ना बीएफ स्किनर ने एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया था। उन्होंने वो मशहूर स्किनर बॉक्स बनाया था ना। हाँ, स्किनर बॉक्स। इसमें क्या था कि एक चूहा अंदर घूम रहा है। अचानक उसने एक लीवर दबाया और उसे खाने का एक टुकड़ा मिल गया। जिसे स्किनर ने शायद रीइंफोर्समेंट का नाम दिया था। बिल्कुल।
इस पूरी प्रक्रिया को सुदृढ़ीकरण या रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब चूहे को खाना मिला तो वो उसके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था। अच्छा। स्किनर ने साबित किया कि हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, खासतौर पर डोपामीन का रिलीज होना, वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमें उन चीजों को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है जिनसे हमें इनाम मिलता है। और इसका उल्टा भी तो होता होगा। हाँ, इसी तरह सजा या पनिशमेंट किसी व्यवहार को घटाने का काम करती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में सबसे अहम बात ये नतीजे ही होते हैं। तो इस पूरी टेक्निकल बातों का असल जिंदगी में मतलब क्या है? अगर मैं क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच एक साफ लकीर खींचना चाहूँ, बताइए। तो मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग वो है जो दुनिया मेरे साथ करती है। जैसे पावलोव ने घंटी बजाई और मेरे मुंह में लार आ गई, उस पर मेरा कोई जोर नहीं था। ये पूरी तरह से इनवॉलंटरी है। बिल्कुल सही। और वहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग वो है जो मैं दुनिया के साथ करता हूँ। मतलब मैं अपनी मर्जी से लीवर दबाता हूँ ताकि मुझे खाना मिले। ये वॉलंटरी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। ऑपरेंट कंडीशनिंग पूरी तरह से वॉलंटरी है। इसमें इंसान या जानवर पैसिव नहीं बैठा होता। राइट। उसे इनाम पाने के लिए या सजा से बचने के लिए खुद कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। व्यवहार पहले होता है और नतीजा उसके बाद आता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम इंसान सच में चूहों और बिल्लियों जितने ही सरल हैं? क्या हमारी हर एक आदत सिर्फ इनाम और सजा का ही नतीजा है? देखिए, जटिलता में फर्क जरूर है। हमारा दिमाग ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बुनियादी मैकेनिज्म वही रहता है। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसका आज के टाइम में? आज की दुनिया में इस ऑपरेंट कंडीशनिंग का सबसे बड़ा उदाहरण हमारी जेब में है, हमारा स्मार्टफोन। अरे हाँ, खींचते हैं। ओ, वही लेवर दबाना हुआ एक तरह से। एग्जैक्टली। आप लेवर दबाते हैं और आपको एक नई रील या एक नया लाइक मिलता है, जो कि आपका इनाम या रीइंफोर्समेंट है। लेकिन हर बार तो कुछ अच्छा नहीं मिलता स्क्रीन पर। यही तो कैच है। हर बार इनाम नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। और ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये आपके दिमाग में और भी ज्यादा डोपामीन रिलीज करती है। बाप रे, इसी वजह से हम ऐप पर घंटों तक अटके रहते हैं। हाँ, हमारी आदतें इस बात का ही रिफ्लेक्शन है कि बीते हुए वक्त में हमें किस काम के लिए इनाम मिला था। ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। हम सोचते हैं कि हम बस बोर हो रहे हैं इसलिए फोन चला रहे हैं, लेकिन असल में हम स्किनर के उस चूहे की तरह बस एक डिजिटल लेवर लगातार दबा रहे हैं। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को, इस डीप डाइव को समेटें, तो हमने देखा कि सीखने का मतलब सिर्फ स्कूल की जानकारी याद करना नहीं है, बल्कि अनुभवों के आधार पर हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क में आने वाला एक परमानेंट बदलाव है। सही बात है। उसके बाद हमने समझा कि क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे हमारी अनजान भावनाओं, डर और रिफ्लेक्स को आकार देती है। कैसे महज एक परफ्यूम की महक किसी को घबराहट दे सकती है, या कैसे मार्केटिंग का तरीका हमें बिना बताए किसी प्रोडक्ट से जोड़ देता है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो हमारे हर वॉलंटरी काम को, हमारे फैसलों को और हमारे नई स्किल्स को इनाम और सजा के गणित से ढाल रही है। बिल्कुल। ये दोनों थ्योरी मिलकर हमें एक चीज साफ साफ बताती है कि हमारा व्यवहार कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। हाँ। ये एक प्रॉपर साइंस है जिसे समझा जा सकता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के एंड में इन सारी थ्योरीज को इतनी गहराई से समझने के बाद ना, एक बहुत ही बड़ा और दार्शनिक सवाल उठ खड़ा होता है। ओ, कैसा सवाल? ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारी गहरी भावनाएं, हमारे अनजाने डर और हमारी पसंद क्लासिकल कंडीशनिंग से पहले ही बंधी हुई हैं, और अगर हमारे सारे वॉलंटरी फैसले, जैसे कि हम क्या करियर चुनते हैं, कहाँ अपना समय बिताते हैं, ये सब ऑपरेंट कंडीशनिंग के रिवॉर्ड और पनिशमेंट के हिसाब पर टिके हुए हैं, राइट। तो फिर हमारे इन रोजमर्रा के फैसलों में हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का असल में हिस्सा ही कितना है? अरे, ये तो सच में। क्या हम वाकई एक आजाद सोच वाले इंसान हैं, या हमारा हर एक फैसला सिर्फ हमारे पुराने अनुभवों और इस दिमाग की कंडीशनिंग का एक ऑटो प्लेबैक है? उफ, ये तो वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। मतलब क्या हम सच में अपनी मर्जी के मालिक हैं, या महज एक बहुत ही एडवांस तरीके से प्रोग्राम किए हुए जीव हैं जो बस अपनी लाइफ में रिवॉर्ड और पनिशमेंट के कोड को अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो सुनने वालों, इस बहुत ही गहरे सवाल को आज अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। जब भी आप अपना अगला छोटा या बड़ा फैसला लें, तो एक सेकंड ठहर कर सोचिएगा कि वो फैसला सच में आपका है या सिर्फ आपकी कंडीशनिंग का नतीजा है। हमारा आज का ये डीप डाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। इस बेहद दिलचस्प और दिमाग खोल देने वाले सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।